कोरोना काल में आयुर्वेदिक बनाम एलोपैथी का विवाद खड़ा हो गया। एक वो भी दौर था जब अंग्रेजों ने आयुर्वेद को बैन करने की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया हकीम अजमल खान ने। ये वो हकीम थे जिन्होंने इंडिया में यूनानी चिकित्सा का डंका बजाया, अंग्रेजों से उसको बचाया और फिर एक अलग पहचान दिलाई। हकीम अजमल खान ने ये सब कैसे किया, इसके लिए आइए उनकी जिंदगी में झांकते हैं। अजमल खान के पूर्वज मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल में भारत आए थे। परिवार के ज्यादातर सदस्य यूनानी चिकित्सक थे। मोहम्मद अजमल खान 12 फरवरी 1863 में पैदा हुए थे। उनके वालिद हकीम गुलाम महमूद खान अपने वक्त के मशहूर यूनानी फिजिशियन थे। अजमल खान के दादा शरीफ खान ने पुरानी दिल्ली में अपने घर पर शरीफ मंजिल में अपना क्लिनिक बना रखा था, जो आज भी मौजूद है। इसी क्लिनिक को मोहम्मद अजमल खान को सौंपा गया था, जो बाद में करोल बाग जाकर तिब्बिया कॉलेज बन गया। हकीम अजमल खान गांधी जी के निकट सहयोगी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1921 में अहमदाबाद में आयोजित हुए सत्र के अध्यक्ष भी थे। भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से वो एक थे। भारत के बंटवारे के बाद हकीम खान के पुत्र हकीम मोहम्मद नबी खान पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने लाहौर में दवाखाना हकीम अजमल खान की स्थापना की। वर्तमान में पाकिस्तान में इसका बड़ा नाम है और जगह जगह इसकी शाखाएं चल रही हैं। परिवार के अन्य सदस्य जो भारत में ही रहे, वो आज भी शरीफ मंजिल में रहते हैं। आइए जानते हैं हकीम अजमल खान की पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले हकीम मसरूर अहमद खान से उस समय की कुछ खास बातें। तो औरंगज़ेब के दौर, अकबर के दौर में ख्वाजगानी से छोड़ के सूफीज़म से हम तिब यूनानी में आ गए, क्योंकि तिब यूनानी भी खिदमत खल्क़ ही का एक शोबा है। तो इंसानियत की खिदमत जो है वो, इसीलिए हमारे ख़ानदान का जो मोटो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अफ़ज़लुल अशग़ाल खिदमतुन्नास, कि इंसानियत की खिदमत जो है सबसे बड़ा शुगल है। तो वही हमारे ख़ानदान का मौजूद, उसी पर हमारा ख़ानदान चलता रहा, यानी कोई और पेशा ही नहीं था, तिब यूनानी थी। खैर, तो बहरहाल मैं उसी ख़ानदान का एक फ़र्द हूँ। अब मैं यहाँ दिल्ली रहता हूँ। मेरी एजुकेशन जो है उसके बाद वो यहाँ कुछ हालात ऐसे हुए कि क्योंकि सियासत से तो इस ख़ानदान का ताल्लुक़ हमेशा का रहा। तो आपने पूछा गांधी जी के बारे में, तो हकीम अजमल खान साहब जब सियासत में कांग्रेस की तहरीक से वाबस्ता हुए, वरना तो अंग्रेज़ों के साथ तो ब्रिटिश क्राउन का उनको ख़िताब था, हाज़िक़ुल मुल्क का ख़िताब उनको था। उनके बड़े भाई हकीम अब्दुल मजीद खान साहब, मेरे परदादा जो थे, उनको भी वही ख़िताब था जो अजमल खान साहब को बाद में मिला। अच्छा, वो कैसर हिंद का भी ख़िताब अजमल खान साहब को मिला हुआ था। तो क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत से ताल्लुक़ रहे और लॉर्ड हार्डिंग से तो हकीम अजमल खान साहब के पर्सनल ताल्लुक़ात थे। तो जब तहरीक आज़ादी से ये मुताल्लिक़ हुए और इन्होंने आज़ादी की तहरीक ज्वाइन की, तो गांधी जी पे शरीफ मंजिल जो है ना, ये सेंटर पॉइंट बन गया तमाम सियासी तहरीकों का। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का ये फोकल पॉइंट था। सारे हिंदुस्तान के लीडर थे वो हकीम अजमल खान साहब के चारों तरफ जमा रहते, जिसकी वजह से जब गांधी जी दिल्ली आए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ दिल्ली में मैं किससे मिलूँ, जो दिल्ली में हिंदू मुसलमान सब पर एक साथ उसका असर हो और उसमें इज़्ज़त और वक़ार हो उसका। तो लोगों ने सजेस्ट किया क्या हकीम अजमल खान साहब से मिले। गांधी जी फिर हकीम साहब से मिले और फिर तो उनकी दोस्ती इतनी क़ुर्बत हो गई कि हकीम साहब को अपना बड़ा भाई कहते थे। और गांधी जी हकीम साहब की इतनी इज़्ज़त करते थे कि उनके ख़ुद के अपनी तहरीरें गालिब उनकी मिर्ज़ा गालिब करो ये गांधी जी की, जो हकीम साहब की प्रेज़ में है कि वो कितने बड़े अजीम और कितने बड़े लीडर थे। और उनकी किताबों में गांधी जी की आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या उन्होंने हकीम साहब के बारे में उनका ख़त है हकीम अजमल खान साहब के इंतकाल के बाद, एक वो है जो उनको लिखा। फिर मुख्तलिफ़ तहरीरें हैं इनकी गांधी जी की। तो गांधी जी शरीफ मंजिल में आते थे। और ये जो थे, एक तो क्योंकि हकीम अजमल खान साहब सियासी उसमें, फिर उनके अपने पर्सनल ताल्लुकात इतने थे क्योंकि हकीम थे बहुत बड़े। मौलाना आज़ाद तकरीबन 8-10 महीने यहाँ रहे हैं
اور اسی دوران میں گاندھی جی سے ملاقات ہوئی ہے مولانا آزاد کی، جو حکیم اجمل خان صاحب نے کرائی یہیں شریف منزل میں، ورنہ یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ اور پھر یہ تعلق اتنا بڑا کہ بعد میں آزادی کے لیے مولانا آزاد کا ایک الگ سے کردار ہے۔ ایسا انقلاب آیا ہے 47 میں کہ 47 کے بعد ہمارے خاندان کے زیادہ تر لوگ جو تھے نا، جیسے اور لوگ گئے تو اس خاندان کے بھی لوگ بھی پاکستان چلے گئے، جو یہاں رہ گئے ان کا سیاست سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا، تھوڑا بہت تھا۔ بزرگ تو تھے، حکیم صاحب کے سگے بھتیجے یعنی میرے نانا حکیم ظفر خان صاحب حیات تھے، حکیم اجمل خان صاحب کے بیٹے حکیم جمیل خان صاحب مرحوم زندہ تھے، شریف منزل میں ہی تھے سب یہ لوگ، میرے والد تھے۔ تو مگر 47 کے بعد بالکل ایسا اپیول ہوا کہ یعنی 47 تک جس خاندان کے اندر 10-11 کاریں ہوا کرتی تھی انڈیویجولی، ہم نے آنکھ کھولی تو یار ایک سائیکل بھی نہیں رہی تھی، اور جائیدادیں ہماری ساری کسٹوڈین میں چلی گئیں، کرائے بند تھے، یعنی اپنے آپ کو سے وہ دواخانوں سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گھر چلتے تھے۔